हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे एफआरबीएम एक्ट क्या होता है। एफआरबीएम एक्ट जो होता है उसको बेसिकली अगर मैं उसके फुल फॉर्म की बात करूं तो दैट इज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहलाता है, जो कि 2003 में पास किया गया था। उस समय अटल गवर्नमेंट थी, तो अटल गवर्नमेंट के द्वारा ही इस बिल को पास किया गया था, इस एक्ट को लेकर आए थे। बेसिकली देखा यह जाता है कि बहुत बारी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपने किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए या कुछ किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थानों से लोन लेती है, या तो वो लोन बड़े संस्थानों से भी लेती है या फिर आरबीआई से भी लेती है। तो इस केस में गवर्नमेंट की जो बोरोविंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने बोरोविंग ली है तो आगे आने वाले जो भी सरकारें होंगी उनको उसका इंटरेस्ट पे करना होगा, है ना। तो ऐसा करते करते हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है जो कि हमें पे करना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोन लेंगे हमें उतना ज्यादा वहां पर पे करना होता है। यहाँ पर लोन जो होते हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन भी आपने लिए होंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स भी लिए होंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स अगर आपने लिए होंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रहा होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिए होंगे तो इंटरेस्ट रेट तो कम होगा, लेकिन वो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में ट्रांसफर होता जा रहा है। तो हर एक गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ काम नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास बोरोविंग्स इतनी ज्यादा है, उसका इंटरेस्ट उसको इतना ज्यादा पे करना है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है इस एफआरबीएम एक्ट के तहत कि आपकी जो भी जीडीपी होती है उसका 3% ज्यादा ही, केवल 3% ज्यादा ही आप जो हो सकता है वो फिजिकल बोरोविंग करें या फिजिकल डेफिसिट करें। आपका फिजिकल डेफिसिट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा एफआरबीएम एक्ट में कहा गया है। लेकिन अगर हम भारत की बात कर ले या बहुत सारे देशों की भी अगर मैं बात करूं तो ये 3% का क्राइटेरिया कोई फुलफिल नहीं कर पाता है। इसके लिए अगर मैं बात करूं कि 2003 में हमने बोला था कि अटल गवर्नमेंट ये लेकर आई है, उसने बोला कि 3% हमको रखना चाहिए। लेकिन आप अगर देखेंगे तो 2008 और 9 की मैं बात करती हूँ, जब भारत में रिसेशन या पूरा वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन आया था, रिसेशन का दौर था, गल्फ वॉर हो रहा था उस टाइम पर, तो उसके समय पर ये जो परसेंट है ये 6% तक पहुंच चुका था। ठीक है। सिमिलरली इस तरह का ही केस अगर मैं देखूं कि अभी कोरोना के टाइम की बात कर लेती हूँ, मैं 2019 की बात कर लेती हूँ, यहाँ पर भी ये 6% के आसपास ही देखा जा रहा है, 6 से 7% भी हो जाता है बहुत बारी। तो ये 3% के आसपास तो कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए बहुत बार देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई एक एक्ट आता है तो उसमें हमें कुछ संशोधन करने हैं, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कमेटी बिठाना पड़ती है। तो इसके लिए ही भारत सरकार द्वारा 2011 में एक एन.के. सिंह कमेटी बिठा ली गई, एन.के. सिंह कमेटी। अब ये एन.के. सिंह कमेटी जो रहती है ये 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अब जब ये 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो ये बोलती है कि गवर्नमेंट जो भी जितना भी बोरो कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा किसी चीज में पैसा लगाओ जिससे आपको रिवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, आप किसी ऐसे काम में लगाओ जिससे आपको बहुत भारी मात्रा में रिवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। आप अगर देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, अगर मैं एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में लगाती हूँ, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है ना। मैंने शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है, मैंने आज लगाया है पैसा, कल वो पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन हो गया, मुझे उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। दूसरा तरह का होता है लॉन्ग टर्म, जहां पर मैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा रही हूँ जिससे कि आगे आने वाले समय में मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये एन.के. सिंह कमेटी का कहना है कि आपको शॉर्ट टर्म चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म चीजों में इन्वेस्ट करना है। अगर आप बोरोविंग कर भी रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म चीजों के लिए बोरोविंग करना है। ठीक है। दूसरी बात इस रिपोर्ट में ये सामने आई है कि बहुत बारी ऐसा होता है कि आपके पास फिजिकल स्लिपेज हो जाता है। फिजिकल स्लिपेज किस केस को हम बोलते हैं कि हमने अनुमान लगा के चले हैं कि ऐसा होगा, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या फिर कुछ कैलिमिटी आ गई जैसे कोरोना, तो हमने जो अनुमान लगाया था वो गड़बड़ा गया उस केस में, है ना। तो इस तरह की अगर कंडीशन बनती है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है कि कभी भी फिजिकल स्लिपेज हो सकता है। तो आप ऑलरेडी इतना कुछ अमाउंट अपने पास रखो कि आपको बोरो ना करना पड़े टाइमली, है ना। दूसरी बात इन्होंने ये बताई, ये भी जाहिर सी बात है, अच्छी बात बोली। उसके बाद इन्होंने बोला एक एस्केप क्लॉज बना के रखो आप,
एस्केप क्लॉज कि ये आप 4.5 से 5.5% तक करो ही नहीं, या अगर आप रख रहे हो तो इसके अंदर ही रखो, 4.5 या 5.5 के अंदर ही रखने की कोशिश करो। अभी एकदम से 6 से 3 तो आप पहुंच नहीं सकते हैं, तो आप 4.5 से 5.5 तक ही रखने की कोशिश करो। आप इतना तो ट्राई करो, आप इतना ट्राई करोगे तो हो सकता है धीरे धीरे बाय द टाइम 3% पहुंच जाए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई है। देखिए क्या होता है, जब हम पॉलिसीज पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो भी पॉलिसीज होती है वो दो तरह की बनती है। एक पॉलिसी जो होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैं अगर फिजिकल पॉलिसी की बात करती हूँ तो आप सभी जानते हैं फिजिकल पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट का होता है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम आरबीआई का होता है, मतलब सेंट्रल बैंक का होता है। अब यहाँ पर जब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है तो उसके लिए वो यहाँ पर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाता है। लेकिन इस केस में देखा गया है कि जब गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी बनाना है तो यहाँ पे कोई कमेटी ही नहीं है जो ये निर्धारित कर सके कि हमें कहाँ से कितना बोरो करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, किस काम में हमको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं करी गई है। तो एनके सिंह का कहना था कि जहां पर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है तो यहाँ पर भी आपको एक ऑटोनोमस फिजिकल काउंसिल बनाना चाहिए या फिजिकल कमेटी बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे कुछ लोग हैं जो केवल फिजिकल चीज पे ही ध्यान दे रहे हैं, वो केवल फिजिकल पॉलिसीज कैसे बनानी है, पैसे का कैसा उपयोग करना है, इस पर ही ध्यान देंगे, ना कि अननेसेसरी किसी और चीज पे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप एक चेयरपर्सन रखिए, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर, ज्यादा नहीं रखनी है आपको, बस इतना ही रखिए, आप एक चेयरपर्सन रखिए, 2 मेंबर रखिए और कार्यकाल भी आप बहुत बड़ा नहीं करिए, 4 ईयर्स का रखिए, बस दैट्स इट, इतना कर लीजिए। तो आप कहीं ना कहीं जो ये फिजिकल स्लिपेज हो जाता है बीच में, आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे। एक कमिटी रहेगी तो कमिटी सुचारू रूप से काम कर सकेगी और केवल उसी चीज के लिए ही काम कर रही है तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि क्या हमें, अब हम एफआरबीएम एक्ट फॉलो तो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को इसे रिमूव कर देना चाहिए कि इसको लेकर रखना चाहिए। अभी अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं तो हमारा जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 5.9% तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी 6% है, हम केवल इतना ही पहुंच सकते हैं, हम इसको अभी 5.9% करने की कोशिश करेंगे। तो किस बेसिस पे आप करेंगे, तो उन्होंने कहा हम इंक्रीमेंटल बेसिस पे करेंगे। इंक्रीमेंटल बेसिस पे, इंक्रीमेंटल बेसिस क्या होते हैं कि हम एकदम से 3 पे नहीं पहुंच सकते हैं, हम थोड़ा 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 करके 3 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर हमसे सोचे कि 6% है तो हम एकदम से 5% कर दें या 4% कर दें ताकि हम अगले साल 3% पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हम इंक्रीमेंटल बेसिस पे करेंगे, हम 5.9% करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 5.7 या 5.6 जो भी हमें सूटेबल लगता है, हम उस तरह से यहाँ पर काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर एनके सिंह कमेटी ने एक बात और बोली कि बहुत बार देखिए जो बोरोइंग्स होती हैं वो जीडीपी से, मतलब जितना हमारे पास, सपोज अगर मेरे पास 100 रुपए है तो इसका मैं 80% तो केवल बोरो करने में लगा दे रही हूँ। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट, आपके पास 100 रुपए है, आप उस 100 रुपए का 80% केवल बोरो करने में लगा दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको भी कम करो, इसको भी 60% करने की कोशिश करो। जब ये 80% से 60% जाएगा तो ये ऑलरेडी 6% से धीरे धीरे, जो आप इंक्रीमेंटल की बात कर रहे हैं, वो धीरे 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 करके कम होने लगेगा और 3% तक पहुंच जाएगा। आप इतना ज्यादा अगर खर्च ही नहीं करोगे तो आपके पास बोरोविंग बढ़ेंगी ही नहीं, और जब आपके पास बोरोविंग नहीं बढ़ेंगी तो आपको बहुत ज्यादा पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा। तो आगे आने वाली सरकार, आगे आने वाली जनरेशन के पास एक फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। तो एफआरबीएम एक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि एक फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना। फिजिकल डिसिप्लिन वही कि हम इतना ज्यादा उधार ना ले लें कि हमें आगे आने वाले समय में चुकाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। ठीक है, और ये हमेशा 3% ही होना चाहिए, लेकिन हमने अभी, अगर हम भारत सरकार की बात करें तो उन्होंने कहा हम 5.9 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्राइसिस अभी हम कोरोना से उभरे हैं ना, इसके पहले ही हमारे पास गल्फ वॉर चल रहा था। यूजुअली अभी आप देखेंगे तो रशिया और
यूक्रेन का वॉर है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमीज होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओपन इकोनॉमी में हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेड के माध्यम से कनेक्टेड है, तो अगर एक में कुछ इफेक्ट पड़ता है तो दूसरे में भी उसका इफेक्ट पड़ता ही है। ठीक है ना, तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। इसके लिए ही ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस एक्ट को रिपेल कर देना चाहिए या हमें इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। तो सही बात है, हम इसको खत्म नहीं कर सकते, हम इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। हमने एक संशोधन ये किया है कि हम इंक्रीमेंटल बेसिस पे स्टार्ट किया है, और अगर बजट में हमने इसकी बात कर दी है मतलब सरकार का उसकी ओर ध्यान है कि हमें इस पर काम करना है। ठीक है, तो ये है FRBM एक्ट जिसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। थैंक यू सो मच।